वह बिना कुछ कहे बूढ़ी माँ के पास लौट आई। कुछ समय बाद राजा सभा में पधारती हैं। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। सुंदरपुर गांव में एक धनी व्यापारी प्रेम सिंह अपनी पत्नी कमला और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी मीतल और छोटी बेटी पूजा। सुबह का समय था। मीतल बैठी अपनी व्यापार की किताब पढ़ रही थी। तभी कमला प्यार से बोली, मेरी मीतल तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। देखो कैसे मन लगाकर व्यापार सीख रही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कमला। मीतल जैसी बेटी सबको मिलनी चाहिए, समझदार और मेहनती। ये पूजा कहाँ है और ये काम क्यों नहीं सीख रही? अरे वो गोदाम में सफाई कर रही है। इस बार फिर से मिस्त्री के यहाँ काम बिगाड़ आई है। हर बार वही कहानी, ना काम में मन लगता है ना कोई हुनर। क्या होगा इसका आगे? तभी पूजा गोदाम से बाहर आती है और बोलती है, माँ, मैंने गोदाम की सारी सफाई कर दी है। क्या मैं भी अब व्यापार सीखने के लिए बैठूं? अरे सीख कर क्या करेगी? जितनी बार बैठी हो उतनी बार गलती ही तो की हो। माँ, पिताजी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी और व्यापार में अच्छा काम करूंगी। प्रेम सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आवाज में गुस्सा और अपमान का बोझ था। कोशिश करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी हर बार गलती की वजह से हमें सबके सामने बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार फिर से तुमने कोई नुकसान किया तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। यह शब्द पूजा के दिल में किसी चोट की तरह उतर गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन दोपहर का समय था। मीतल और पूजा साथ साथ बाजार से घर की ओर लौट रही थीं। रास्ते के मोड़ पर गांव के कुछ व्यापारी आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर पूजा पर पड़ी, उनकी आवाजें धीमी होने के बजाय और तीखी हो गईं। अरे देखो, प्रेम सिंह की छोटी बेटी जा रही है, वही जो हर बार व्यापार में नुकसान करवा देती है। बेचारी, व्यापार इसके बस की नहीं। आखिर कब तक घर में बोझ बनी रहेगी? पूजा के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं। उन व्यापारियों के शब्द पूजा के दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। दीदी लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो पूजा। चलो घर, देर हो रही है। कुछ समय बाद दोनों बहनें हवेली पहुंच गईं। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही पूजा ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, पर यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आ गई तुम दोनों? मीतल, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खा लेना। और तू पहले रसोई में जाकर सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है। माँ, मैं बाजार से अभी आई हूँ, थोड़ा आराम करने दो, फिर सारा काम कर दूंगी। आराम? व्यापार तो सीखा नहीं, अब काम से भी जी चुरा रही है। अरे व्यापार ना सही, घर का काम तो अच्छे से सीख ले, वरना ससुराल में भी क्या अपने माँ बाप की नाक कटवाएगी? जी माँ, अभी करती हूँ। शाम ढल चुकी थी। थोड़ी ही देर में प्रेम सिंह बाजार से लौट आए। उनके हाथ में मिठाई के डिब्बे थे। आ गए आप? इतनी देर हो गई, क्या लाए हैं बाजार से? आज मीतल ने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाया है, खुशी में मिठाई लाया हूँ। मीतल और पूजा वही पास में खड़ी थीं। मीतल के चेहरे पर हल्की खुशी थी। पूजा बस चुपचाप सब देख रही थी, बिना कोई उम्मीद जताए। थोड़ी देर बाद प्रेम सिंह अंदर चला गया। उसके जाते ही कमला का चेहरा खिल उठा। लो मीतल, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, मिठाई खाओ। धन्यवाद माँ। माँ, मुझे भी मिठाई मिलेगी? तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। पर माँ, पिताजी ने तो खुशी में मिठाई लाई है। हाँ लाई है, लेकिन तुम्हें तब मिलेगी जब तुम भी कुछ अच्छा काम करोगी। बिना मेहनत के इनाम की उम्मीद मत रखा करो। तभी मीतल एक कदम आगे बढ़ी और बोली, माँ, आप पूजा के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? वो भी तो कोशिश कर रही है। मीतल, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें व्यापार पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। मीतल चुप हो गई, पर चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। पूजा की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे सिर झुक लिया। रात गहराती जा रही थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब सो चुके थे। पूजा चुपचाप फर्श पर बैठी अपनी काम की किताब खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी मीतल अंदर आती है और बोलती है, अरे पूजा, तू अभी तो जाग रही है? नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा थोड़ा हिसाब किताब ही सीख लूं। आज जो हुआ माँ का, वो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तू कोशिश करती है, बस हालात तेरे खिलाफ हैं। दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में बस बोझ हूँ, न व्यापार में तेज हूँ न घर के काम में। फिर भी मैं बस एक मौका चाहती हूँ। खुद को कम मत समझ, हर किसी की रफ्तार अलग होती है।
अगर इस बार भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाई तो माँ पिताजी ने जो कहा है वो सच कर देंगे। पूजा की आंखों में उदासी थी। किताब हाथ में होते हुए भी उसका मन पढ़ने में नहीं आने वाले डर में उलझा था। अगले दिन मीतल और पूजा काम के लिए निकल जाती हैं और प्रेम सिंह भी अपने व्यापार के लिए निकल जाता है। तभी कमला के घर गांव की कुछ औरतें आई हुई थीं। कमला, मीतल तो सच में होनहार है, व्यापार में भी आगे और स्वभाव भी कितना अच्छा है। हाँ, बड़ी है ना, जिम्मेदारी समझती है। पर पूजा का क्या, वो तो हर वक्त चुप चुप सी रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों बहनें हैं। एक ही घर में पलकर भी कितना फर्क निकल आता है। औरतों की बातें सुनते सुनते कमला का चेहरा बदलने लगा। उसे लगने लगा जैसे पूजा ही उसकी शर्मिंदगी की वजह हो। वो बाहर से शांत दिख रही थी, मगर भीतर ही भीतर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं भी यही कहती हूँ। मीतल ने तो कभी मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया, पर समझ ही नहीं आता कि जिंदगी मजाक नहीं है। कुछ दिनों बाद व्यापार में पूजा फिर से नुकसान कर बैठी। एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ व्यवहार में गलती से भारी घाटा हो गया। देख लिया आपने, वही हुआ जिसका डर था। कितनी बार समझाया इसे, मगर इसने कभी सावधानी बरती ही नहीं। पूजा, ये घर कोई खेलने की जगह नहीं है। एक ही छत के नीचे रहकर भी अपनी बहन मीतल से कुछ नहीं सीखा तुमने। पिताजी, मैंने सच में कोशिश की थी इस बार। कोशिश? नाकाम लोग हमेशा यही बहाना देते हैं। आज गांव भर में मेरी नाक कटवा दी तुमने। माँ, इस बार पूजा को माफ कर दो। अगली बार जरूर सावधानी बरतेगी। मीतल, तुम बीच में मत बोलो। इसकी वजह से तू भी बदनाम हो जाएगी। मुझे एक मौका और दे दीजिए माँ। प्रेम सिंह चुपचाप सब देखता रहा। उसकी खामोशी भी पूजा के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कोई मौका नहीं। इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। पूजा की दुनिया जैसे उसी पल उजड़ गई। आंखों में आंसू लिए वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। मीतल की सांसें अटक गईं, लेकिन वो भी कुछ न कह सकी। आंखों में आंसू लिए पूजा चुपचाप चलती रही और एक घने जंगल में जा पहुंची। जंगल का रास्ता भी जैसे उसकी खामोशी समझ रहा हो। भगवान, अगर किस्मत ही ऐसी थी तो मुझे उस घर में जन्म क्यों दिया? गलती हर बार मेरी ही क्यों बन जाती है? चलते चलते वो तालाब के किनारे आ पहुंची। वहां एक बूढ़ी माँ झुकी हुई अपने कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी। कांपते हाथ और थका चेहरा देखकर पूजा वहीं ठहर गई। माँ, आपके घर में कोई नहीं जो आपके कपड़े धो दे। आपको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। क्या करूं बेटी, बुढ़ापे में बेटी दामाद ने मुझे छोड़ दिया। थोड़े से कपड़े देकर कह दिया कि अब जहां मन हो वहीं रहो। अब अपने कपड़े तो खुद ही धोने पड़ेंगे। अरे, दया आती है आपकी हालत देखकर। माँ, आप बैठिए पेड़ की छाया में, मैं आपके कपड़े धो देती हूँ। रहने दे बेटी, ठंड लग जाएगी तुझे। मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी रोज तू मदद के लिए नहीं आएगी। रोज ना सही, आज तो कर सकती हूँ ना। अब और बहस मत करिए, बैठिए आराम से। अब तू इतनी विनती कर रही है तो ठीक है, मैं थोड़ा बैठ लेती हूँ। फिर वो बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हवा के हल्के झोंकों के बीच पूजा कपड़े धोने लगती है। बूढ़ी माँ उसे देखती रहती है जैसे अपनी ही बेटी को देख रही हो। बेटी, तू इस वक्त इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? माँ, मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने बोला कि उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ बाप का दिल इतना कठोर भी हो सकता है? ये सोचकर ही मन कांप जाता है। मेरे साथ चल बेटी, जब तक रास्ता ना मिले मेरा घर ही तुम्हारा घर समझना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अगर आप ना मिलती तो पता नहीं इस घने जंगल में मैं कहाँ जाती। पूजा बूढ़ी माँ के साथ निकल पड़ी। दोनों तालाब से दूर पेड़ों के बीच बनी छोटी सी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। झोपड़ी में सुकून घने पेड़ों के बीच से गुजरता सकरा रास्ता उन्हें जंगल के भीतर बनी एक छोटी सी झोपड़ी तक ले आया। आजा बेटी, ये घर छोटा है पर दिल से तुझे अपनाने की जगह है। थक गई होगी, थोड़ा सुस्ता ले, फिर कुछ खा लेना। पूजा की आंखें फिर भर आईं। पहली बार किसी ने उससे बिना सवाल किए बस उसका हाल पूछा था। उस झोपड़ी के भीतर उस रात डर नहीं था, बस सुकून था। शाम ढल चुकी थी। मीतल दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी नजर बार बार रास्ते की ओर जाती, जैसे हर आहट में उसे पूजा के कदमों की उम्मीद हो। माँ, पता नहीं पूजा कहाँ होगी। इतना समय हो गया है,
आपने तो उसे बस इतनी सी बात के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, क्या आपको उसकी याद नहीं आती? जिस लड़की को घर की इज्जत की कोई कदर नहीं, जो हर बार हमें शर्मिंदा करे, उसकी याद क्यों आए मुझे? माँ, वो भी तो आपकी बेटी है। गलती एक बार होती है मीतल, जो बार बार गिरे उसे संभालने का ठेका मेरा नहीं। जिसे जाना था वो चली गई। अगली सुबह कमला ने देखा कि गांव में असामान्य हलचल थी। लोग अपने काम छोड़कर चौराहे की ओर जा रहे थे। उत्सुकता में कमला भी वहां पहुंची। चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। बीच में सुंदरपुर राज्य के सिपाही खड़े थे और उनके सामने राज्य के मंत्री घोषणा कर रहे थे। सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है। राजमहल में राजकुमार के लिए योग्य कन्या का चयन किया जाएगा। राज्य की सभी योग्य कन्याओं को अवसर दिया जाएगा। चयन सेवा की परीक्षा द्वारा होगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। यह घोषणा सुनते ही कमला के चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में तुरंत मीतल का चेहरा उभर आया। मेरी मीतल समझदार और व्यापार में तेज है। सेवा भाव की कसौटी पर वही खरी उतरेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मीतल ही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। कुछ ही देर बाद वही खबर बूढ़ी माँ के कानों तक पहुंची। आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह लिए वो तेज कदम बढ़ाती हुई अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ी। बेटी, क्या तुझे पता है, आज राजा के लोग पूरे गांव में नगाड़ा बजाकर खबर सुना रहे थे। हमारे राजा अपने राजकुमार के लिए योग्य कन्या ढूंढ रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या भला माँ? राजकुमार तो किसी राजकन्या से ही शादी करेंगे। तुम्हें हमारे राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो बहुत नेक इंसान है। राजकुमार किसी को यूं ही नहीं चुनेगा। एक परीक्षा होगी, जो उस परीक्षा में विजयी होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। बूढ़ी माँ ने जब पूरी बात पूजा को बताई तो उसे लगा ऐसे अवसर उस जैसे लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन बूढ़ी माँ का विश्वास शब्दों से ज्यादा गहरा था। दूसरी ओर कमला के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की बेचैनी साफ छलक रही थी। कमला ने बिना देर किए प्रेम सिंह को यह बात बताई। क्या आपको पता है, आज गांव में बड़ी खबर सुनने को मिली है। कैसी खबर? राजा के लोग पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहे थे। राजकुमार के लिए योग्य कन्या की तलाश हो रही है। परीक्षा होगी जिसमें सेवा भाव देखा जाएगा और मुझे लगता है हमारी मीतल से बेहतर लड़की कौन सी है इस गांव में। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो कमला। मीतल जैसी समझदार और गुणी लड़की पूरे गांव में नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारी बेटी की जिंदगी बदल सकती है। इधर राजमहल के शांत कक्ष में राजा गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। सामने मंत्री खड़े हैं। वातावरण में किसी बड़े निर्णय की आहट है। तो मंत्री जी, जो काम हमने आपको सौंपा था वो ठीक से हुआ है ना? हाँ महाराज, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार ही काम हुआ है। पूरे राज्य में खबर पहुंचा दी है। बस अब थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। हमें अपने राज्य के लिए एक सच्चे दिल वाली रानी मिल जाएगी। राजा कुछ क्षण मौन रहते हैं, मानो आने वाले समय की कल्पना कर रहे हों। हाँ, राजकुमार से भी इस बारे में बात करनी है। उसे अभी कुछ बताया नहीं गया है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय से वो असहमत नहीं होगी। फिर मंत्री जी राजकुमार को बुलाते हैं। आपने मुझे तुरंत बुलाया। सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अब शरीर पहले जैसा कहाँ रहा। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही बुढ़ापा शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। इसीलिए तुम्हारे और इस राज्य के भविष्य के लिए कुछ निर्णय लेने हैं। आप जो भी निर्णय लेंगी वही मेरे लिए उचित होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा पुत्र। इसीलिए चाहता हूँ कि तुम्हें अब शासन की जिम्मेदारी दूं और तुम्हारे विवाह के लिए कन्या की तलाश जारी हो चुकी है। तो सब तय रहा। बस अब एक योग्य कन्या का चयन बाकी है। वो भी जल्दी हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहना पुत्र। राजमहल के विशाल प्रांगण में आज विशेष हलचल थी। दूर दूर से आई कन्याएं सजी सवरी पंक्तियों में खड़ी थीं। एक ओर पूजा बूढ़ी माँ के साथ खड़ी थी। साधारण वस्त्रों में होते हुए भी उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। तभी उसकी नजर मीतल पर पड़ी, जो कमला के साथ सजी सवरी खड़ी थी। पूजा खुशी से उनकी ओर बढ़ी। माँ, दीदी, आप लोग भी आए हैं। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। अरे देखा है खुद को, यहाँ तेरे जैसी लड़की से राजकुमारी शादी करेगी। ऐसा सोचा भी कैसे तूने? अपनी जगह जाकर खड़ी रह, तमाशा मत बना। कमला की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे बूढ़ी माँ के पास लौट आई। कुछ समय बाद राजा सभा में पधारती हैं। सावधान, महाराज पधार रहे हैं। महाराज,
राज्य की सबसे सुंदर और गुणी कन्याएं उपस्थित हैं। यदि आप आदेश दें तो परीक्षा आरंभ की जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जी महाराज। तो फिर ठीक है, बुलाइए उन्हें। तभी सभा के एक कोने से कमला आगे बढ़ती है। महाराज, ये मेरी बेटी मीतल है। न केवल सुंदर है बल्कि गुणी भी है। रूप तो बाहरी चीज है, असली चीज है गुण। अच्छे व्यक्ति को सौंदर्य से नहीं, उसके स्वभाव से पहचाना जाता है। क्या तुम्हारी बेटी परीक्षा देने को तैयार है? हाँ हाँ बिल्कुल महाराज। अच्छा, तो एक एक करके आगे बढ़ो। तुम सबको राजमहल के अलग अलग हिस्सों में जाकर सेवा करनी होगी। जो सबसे अच्छी सेवा करेगी वही इस राज्य की रानी बनेगी। कन्याओं को अलग अलग कार्य दिए गए। कुछ को बगीचे की सफाई, कुछ को रसोई में काम, कुछ को बुजुर्गों की देखभाल। मीतल को राजमहल के मुख्य हॉल की सजावट का काम मिला। पूजा को राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में भेजा गया, जहां बीमार और बुजुर्ग सेवक रहते थे। वहां की हालत बेहद खराब थी। गंदगी, बदबू और उपेक्षा का माहौल था। यहाँ तो कोई आना ही नहीं चाहता। लगता है मुझे ये काम इसीलिए दिया गया है। लेकिन फिर उसे बूढ़ी माँ की बात याद आई। सच्चाई से काम करना, फल की चिंता मत करना। पूजा ने अपनी साड़ी का छोर बांधा और काम में जुट गई। उसने पहले सभी बीमार सेवकों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, फिर सफाई शुरू की। पूरे दिन पूजा ने अथक मेहनत की। उसने बीमार सेवकों को दवाई दी और खाना खिलाया। पूरे कमरे की सफाई की, गंदे कपड़े धोए और साफ बिस्तर लगाए। बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी परेशानियां सुनी। रात भर जागकर एक गंभीर मरीज की देखभाल की। दूसरी तरफ मीतल ने हॉल की सुंदर सजावट की थी। उसका काम देखने में बहुत अच्छा लगा। अन्य कन्याओं ने भी अपने अपने कार्य ठीक से निपटाए थे। सुबह जब राजा परीक्षा देखने आए तो सबसे पहले वो मुख्य हॉल गई। वाह, कितनी सुंदर सजावट है। मीतल ने बहुत अच्छा काम किया है। कमला का चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन फिर राजा उस पुराने हिस्से में गईं जहां पूजा ने काम किया था। वहां का नजारा देखकर राजा की आंखें भर आईं। वहां सफाई, व्यवस्था और देखभाल का एक अद्भुत नमूना था। बीमार सेवक आराम से सो रहे थे। साफ कपड़े, व्यवस्थित दवाइयां और सबसे बढ़कर हर चेहरे पर संतुष्टि की छाप। एक बुजुर्ग सेवक ने राजा से कहा, महाराज, जो लड़की यहाँ आई थी उसने रात भर हमारी सेवा की, बिना थके, बिना शिकायत। हमें लगा जैसे हमारी अपनी बेटी आ गई हो। राजा समझ गई कि असली परीक्षा का परिणाम क्या है। राजा ने सभी कन्याओं को दरबार में बुलाया। तुम सभी ने अपने अपने कार्य अच्छे से किए हैं, लेकिन एक लड़की ने वो किया है जो सच्ची रानी का गुण है। पूजा, तुमने सबसे कठिन काम बिना किसी शिकायत के किया। तुमने ना केवल सफाई की बल्कि बीमार लोगों की जान की परवाह की। यही है असली सेवा भाव। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन महाराज। चुप। जिस बेटी ने सबसे बड़ी सेवा की उसी को तुमने घर से निकाला। ऐसे माता पिता सम्मान के हकदार नहीं है। तभी बूढ़ी माँ आगे आई और पूरी कहानी राजा को सुना दी। मैं घोषणा करती हूँ कि पूजा ही राजकुमार की पत्नी बनने योग्य है। उसमें वे सभी गुण हैं जो एक आदर्श रानी में होने चाहिए। और पूजा का हाथ अपने हाथ में लिया। पूजा, क्या तुम मेरे साथ इस राज्य की जिम्मेदारी संभालोगी? हाँ, मैं आपके साथ प्रजा की सेवा में अपना जीवन समर्पित करूंगी। कमला और प्रेम सिंह शर्म से झुक गए। मीतल ने आगे बढ़कर कहा, पूजा, मुझसे गलती हुई है। मैं हमेशा जानती थी कि तू मुझसे बेहतर है। आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहन है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, तुम्हें पूजा से माफी मांगनी चाहिए। बेटी, हमें माफ कर दे। हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। आज पता चला कि असली खजाना क्या होता है। पूजा ने अपने माता पिता के पैर छुए। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखती। आप मेरे माता पिता हैं। कुछ दिनों बाद भव्य समारोह के साथ पूजा और राजकुमारी का विवाह हुआ। बूढ़ी माँ को राजमहल में सम्मानजनक स्थान दिया गया। कमला और प्रेम सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे अब पूजा पर गर्व करते थे और मीतल के साथ खुशी खुशी रहते थे। राज्य में खुशहाली और न्याय का राज हो गया। सभी जान गए कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।